सबको नमस्कार। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा टॉपिक है जो आपके सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी काम आएगा और आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर भी काम आएगा। अब देखो, इस टॉपिक में ऐसा टॉपिक है जिसमें फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आपके लगभग 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, और सेकेंड ग्रेड के अंदर भी आपको 1-2 इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपके हर जगह ये काम आएगा और पूरी केमिस्ट्री चलेगी उस दौरान इस टॉपिक की हर जगह आवश्यकता पड़ेगी। और टॉपिक क्या है वो? परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है सबसे पहले वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर आपके इस टॉपिक में लगभग सारा मैटर कॉमन है। अब सबसे पहले तो क्या है, एटम के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु है क्या, और परमाणु के फिर आपके सिलेबस में फंडामेंटल पार्टिकल हैं, मूलभूत कण हैं, और मूलभूत कणों में फिर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, उनके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर हम करेंगे। उसके बाद फिर एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एलिमेंट के बारे में भी, फिर एलिमेंट के अंदर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर एलिमेंट के बाद फिर अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल। और मॉडल के अंदर हम 2 प्रकार के मॉडल पढ़ेंगे, एक तो पुराने वाले मॉडल और एक पढ़ेंगे हम नए मॉडल जिनको बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अलग अलग 3-4 प्रकार के कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम करेंगे यानी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कक्षक एटम के लिए। फिर ऑर्बिटल के बाद फिर अगला इसमें हम करेंगे क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। फिर करेंगे इसमें करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस प्रकार से एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से नियम काम में आते हैं, रूल कौन कौन से काम में आते हैं। अब देखो, इस पॉइंट में पहला जो पॉइंट है सबसे पहले जो, और इस पॉइंट में पहला हेडिंग जो है वो है एटम, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या कहते हैं, परमाणु। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परमाणु बोलेंगे। अब देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखने वाला कि एटम जो शब्द है ये क्या है कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो आपको याद रखना है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है, एटोमिया। क्या वर्ड है, एटोमिया। इस एटोमिया से हमने क्या बना लिया है, एटम बना लिया इंग्लिश में, एटम। और एटोमिया का वैसे हिंदी में अर्थ क्या होता है, वैसे क्या बोलते हैं इसको, अनकटेबल, यानी क्या कहते हैं, अविभाज्य, यानी पदार्थ का वह कण जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे छोटे से पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम, अनकटेबल। से क्या हो गया, ग्रीक भाषा में एटोमिया हो गया। एटम से हमने वर्ड क्या कर लिया, एटोमिया से वर्ड क्या कर लिया हमने, एटम कर लिया। और एटम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब देखो, इस एटम के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है ये एटोमिया। दूसरा पॉइंट, इस एटम के बारे में बताने वाला पहला वैज्ञानिक, उसका नाम याद रखना आपको, और वो क्या है, जॉन डाल्टन। ये वर्ड याद रखना है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा सबसे पहले परमाणु की अवधारणा दी गई। और कई बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर परमाणु को सबसे पहले परिभाषित किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन क्या बनता है कि वैज्ञानिक तौर पर, यानी वैज्ञानिक तौर पर परमाणु को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तब किसका नाम आता है, डाल्टन का नाम आता है। ऋषि जॉन डाल्टन ने 1800 में सबसे पहले परमाणु की जानकारी दी थी। और फिर यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है, जहां पर भारतीय दार्शनिक की बात आए या कह दें भारतीय दृष्टिकोण का जहां नाम आए, तो कई बार पूछ लेते हैं ऐसा भारतीय दार्शनिक या व्यक्ति जिसने परमाणु के बारे में जानकारी दी। तब ये बात याद रखनी है आपको कि भारतीय दार्शनिक का जहां नाम आ जाए ना, भारतीय दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक फिलोसफर जो हैं
उसमें आपको फिर एक नाम याद रखना है, और वो किसका याद रखना है? महर्षि कणाद। किसका नाम आएगा? महर्षि कणाद का नाम आएगा, कि महर्षि कणाद ने, भारतीय दार्शनिक जिसने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। और वैज्ञानिक तौर पे आए ना, तब किसका नाम आएगा? जॉन डाल्टन का नाम आता है, कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु को परिभाषित किया था। और इसी जॉन डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु जो है वो क्या पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी इकाई, जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको आगे और हम तोड़ नहीं सकते। और इसीलिए जॉन डाल्टन ने जो है वो क्या है, परमाणु के बारे में क्या बताया, कि उसने परमाणु के लिए अलग अलग करके 5-7 मेन मेन पॉइंट बताए हैं, जिनको बोलते हैं डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, या एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। और कब दिया गया ये? 1808 में। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद यानी एटॉमिक थ्योरी दी। और इसी डाल्टन ने क्या किया? 1800 में तो परमाणु बताया, और 1808 में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। इसका मतलब उसने 8 साल तक इस परमाणु पर काम किया, और काम करने के बाद परमाणुवाद के सिद्धांत में उसने मेन मेन 4-5 पॉइंट बताए। अब देखो, जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं, जनरल साइंस में पूछे तो परमाणुवाद सिद्धांत के जनक कौन है, तब किसका नाम आएगा? परमाणुवाद सिद्धांत के जनक कौन है? जॉन डाल्टन नाम आ जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा आरपीसी का थोड़ा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। और एग्जाम का पैटर्न क्या हो गया है, कि इस परमाणुवाद के सिद्धांत में से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, और ये पूछ सकता है कि परमाणुवाद सिद्धांत के मेन मेन 4-5 पॉइंट है, उनमें से कोई पॉइंट 4 लिख दें ऑप्शन में, तो लिख के पूछ ले इनमें कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। उस अवस्था में फिर क्या आपको परमाणुवाद सिद्धांत के मेन मेन पॉइंट जो है वो 4-5 मेन मेन पॉइंट आपको याद रखनी है। अब ये 4-5 पॉइंट कौन से हैं वो इसके अंदर हमें लिखनी है। अब पॉइंट कौन से हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पॉइंट में से एग्जाम में पिछली बार, क्योंकि जनरल साइंस जो है ना वो आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल साइंस भी आती है, उसके अंदर 5-7 क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रेड में एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है। फिर वहाँ ऑप्शन में आ गया तत्व, अणु, यौगिक, मिश्रण। तो वहां पर आरपीसी ने क्या माना इसको? अणु माना। तो अणु कैसे बनेगा परमाणुओं से? वो क्या इसी डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत का एक पॉइंट है। इसलिए हमें परमाणुवाद सिद्धांत के पॉइंट जो है मेन मेन 4-5 वो हमें अलग से याद रखनी है। तो एक तो एटम के अंदर जनरल सबसे पहले आपको ग्रीक वर्ड याद रखना है, लिख लो आप कॉपी में, एटोमिया। ग्रीक शब्द एटोमिया से बना एटम, जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य यानी अनकटेबल, यानी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, या यूं कह सकते हैं पदार्थ की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। फिर अगला पॉइंट लिखना आपको, वैज्ञानिक तौर पर परमाणु को परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक या व्यक्ति, तब किसका नाम आएगा? जॉन डाल्टन का नाम आएगा 1800 में। फिर एक पॉइंट याद रखना है, भारतीय दार्शनिक जिसने सबसे पहले परमाणु की जानकारी दी, तब किसका नाम आएगा? महर्षि कणाद का नाम आ जाएगा। ये 3-4 पॉइंट यहाँ तक याद रखने हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट याद रखना है कि परमाणुवाद सिद्धांत के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। उस अवस्था में 1808 में किसने दिया? जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। अब देखो परमाणुवाद के सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट है, वो हमारा अगला स्टेप है। तो परमाणुवाद के सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट है, इन अगर हम पॉइंटों को लिखें तो इन पॉइंटों में कौन कौन से हैं वो देखने। अब पहला पॉइंट तो वही है जो हमने पीछे लिखा है, या पीछे हमने अभी बताया है कि परमाणु क्या है? पदार्थ की सबसे क्या है? सूक्ष्म या छोटी इकाई है। तो पहला पॉइंट यही है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, या आ जाए, या पदार्थ की सबसे छोटी या सूक्ष्म या संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। तब आपको फिर किसका नाम लिखना है? परमाणु का नाम लिखना है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? परमाणुवाद सिद्धांत का पहला पॉइंट। और पहले में क्या लिखेंगे? सबसे पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई
दूसरा 2 नंबर, परमाणुओं के मिलने से, परमाणुओं के मिलने से, मिलने से अणु का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। अब ये सेकंड वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीछे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया ये कि परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु के मिलने से क्या बनेगा, अणु का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट 3 नंबर डाल्टन सिद्धांत का, डाल्टन ने फिर क्या कहा कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और कोई भी केमिकल रिएक्शन, उनमें हमेशा परमाणु भाग लेते हैं। अगर कोई, जैसे आप आगे पढ़ोगे कोवलेंट बॉन्ड, वहां पढ़ो कोवलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिक, उनमें होने वाली रिएक्शंस हम क्या बोलते हैं कि क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां बोलते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। अब वह मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते मॉलिक्यूल। अब देखो वहां कोवलेंट बॉन्ड में रिएक्शन होगी, तब पहले सहसंयोजक कंपाउंड के अणुओं या परमाणुओं के बीच जो बंध है वो बॉन्ड पहले टूटता है, टूटने के बाद पहले परमाणु में डिवाइड हो जाएगा, फिर परमाणु आपस में रिएक्शन करेंगे, उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उनमें भाग कौन लेता है, हमेशा परमाणु भाग लेते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में, साथ साथ लिखते जाओ ये, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। एक पॉइंट ये। फिर चौथा परमाणुवाद के सिद्धांत का अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट क्या है, परमाणु जो है ये कहते हैं कि डाल्टन ने कहा कि परमाणु को न तो हम नष्ट कर सकते और न ही हम नया परमाणु बना सकते हैं, यानी प्रकृति में जो परमाणु है वही रहेंगे, उसके अलावा हम न तो क्रिएट कर सकते और न ही नया बना सकते हैं। तो यानी अगला पॉइंट क्या है, परमाणु को, अगला क्या लिखोगे, परमाणु को, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता, किया जा सकता, व न ही उत्पन्न किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता। एक पॉइंट ये। और फिर परमाणुवाद सिद्धांत का 5वां पॉइंट, और 5वें पॉइंट में क्या कहा डाल्टन ने कि परमाणु के अंदर, अब देखो कोई भी एलिमेंट है, तत्व है, और आगे पढ़ेंगे एलिमेंट में कि तत्व में उपस्थित सभी परमाणु बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो तत्व के अंदर जो परमाणु है आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, उनमें अगर एक ही प्रकार का एलिमेंट है तो उसमें उपस्थित सभी परमाणु बिल्कुल समान होते हैं। जैसे तांबे का है कॉपर, तो उसमें सारे एटम किसके होंगे, कॉपर कॉपर के होंगे। अगर आपने लोहा लिया तो सारे एटम किसके होंगे, लोहे के, यानी Fe। तो एक ही तत्व में सभी परमाणु समान, लेकिन अलग अलग कर दे, एक कॉपर का है क्रिस्टल, एक लोहे का है, तो लोहे वाले लोहे के है, कॉपर वाले के अंदर कॉपर के हैं। इसके मतलब अलग अलग तत्वों में परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगला हम पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एक तत्व में, एक तत्व में परमाणु समान, परमाणु समान व भिन्न भिन्न तत्वों में, भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये 4-5 पॉइंट जो है ना, ये परमाणुवाद सिद्धांत के 4-5 पॉइंट, इनको मिला के बोलते हैं परमाणुवाद का सिद्धांत। और एग्जाम में इनमें कई बार है ना सही गलत वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट इतना याद नहीं करना कि परमाणुवाद सिद्धांत के जनक कौन है, उसके अलावा आपको परमाणुवाद सिद्धांत के मेन पॉइंट भी आपको ये याद भी रखने हैं। और जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते, और यही बात लगभग 100 साल तक मान्य रही। लास्ट में 19वीं शताब्दी के अंत में 1886 आएगा, 1896, फिर 1904 में थॉमसन का नाम आएगा, 1911 रदरफोर्ड का नाम आएगा, 1913 में बोर का नाम आएगा,
1922 में डी ब्रोगली का नाम आएगा, 1927 में हाइजेनबर्ग का नाम आएगा। इन्होंने लास्ट में सिद्ध कर दिया कि परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई नहीं है, परमाणु को भी आगे और तोड़ सकते हैं। इसका मतलब परमाणु भी क्या है, अन्य छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको बोलते हैं परमाणु के मूलभूत कण। तो यहां तक तो हमारे परमाणु का जनरल इंट्रोडक्शन की परमाणु है क्या और परमाणुवाद का सिद्धांत क्या है, यह आपको याद रखना है। और परमाणु के जनरल परिभाषा के अंदर यहां तक इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस ये। उसके बाद परमाणुवाद के सिद्धांत के बाद परमाणु के अंदर अगला जो मेन टॉपिक है वो है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। और इसको थोड़ा सा आपको ढंग से याद रखना है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मूलभूत नाम आ जाए एग्जाम में, या एग्जाम में नाम आ जाए मौलिक नाम आ जाए कि परमाणु के मौलिक कण हैं, या आ जाए परमाणु के मूलभूत कण हैं, या आ जाए परमाणु के फंडामेंटल, इंग्लिश में एक नाम आता है फंडामेंटल पार्टिकल। और मूलभूत मतलब मुख्य रूप से वे कण जिनसे परमाणु का निर्माण हुआ है। और इसके अंदर हम 3 कणों के बारे में पढ़ेंगे। और 3 कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है। और इनके अंदर हमें इनका किस प्रकार से आवेश है, द्रव्यमान कैसा है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई, वो हमें इसमें के अंदर करना है। इसके अलावा परमाणु के मूलभूत कणों के अलावा हमें 3-4 और कण करने। और जनरली कई बार परमाणु के नाभिक में बोल देते हैं अन्य बहुत सारे कण होते हैं, उनके अलावा 3 मूलभूत कण प्लस 4 इनके अलावा और कण अलग से हम पढ़ेंगे। अब मूलभूत कणों में एक बार 2004 में क्या है, 2004 से पहले आरपीसी के द्वारा कभी भी कंपटीशन एग्जाम नहीं होता था। सेकंड ग्रेड की भर्ती है, थर्ड ग्रेड की भर्ती है, वो क्या हमेशा मेरिट बेस से एग्जाम होती थी या मेरिट बेस से उसकी भर्ती करते थे। लेकिन 2004 में सबसे पहले आरपीसी के द्वारा थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाया गया। और उस एग्जाम के अंदर सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल इजी सा प्रश्न, मूलभूत कणों में से कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। सबको पता है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अब इन मूलभूत कणों में देखो 3 कण है। अब जनरली सीधा प्रश्न पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का मौलिक कण नहीं है, या कौन सा परमाणु का मौलिक कण है। तो मौलिक में आपको 3 नाम याद रखने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन 3 कणों में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। अगर हम इनको देखें तो इन बातों को हम एक टेबल के द्वारा दर्शाएंगे। और अगर आपको ये टेबल याद है, इस टेबल में से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और ये टेबल आपके आगे बार बार काम आएगी। आगे हम डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मास की चर्चा करेंगे, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा नहीं, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है वो। तो यहाँ पर हम टेबल के अंदर ये 4-5 कॉलम की एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो कण क्या है, पहले तो क्या है यानी पार्टिकल। दूसरा उसका संकेत क्या लिखेंगे, प्रतीक, यानी उसका सिंबल क्या लिखना है वो। उसके बाद तीसरा उस पर चार्ज, यानी उस पार्टिकल पर कितना आवेश है, उस आवेश के बारे में लिखेंगे। और इस आवेश के बाद जो है अगला हम इसमें लिखेंगे इसका द्रव्यमान कितना, यानी इसका मास कितना है। तो अगला इसके द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इसका मास, द्रव्यमान। और द्रव्यमान के बाद द्रव्यमान के बाद इसके खोजकर्ता, यानी इसके द्वारा खोज की गई। ये 5 कॉलम की एक हमें टेबल थोड़ी याद रखनी है। और इसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल क्या है ना, 3 मेन कण है फंडामेंटल पार्टिकल, उनके बारे में सब कुछ आ जाएगा। और एग्जाम में इस टेबल में से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए इसको ढंग से याद रखना जरूरी है। अब देखो फंडामेंटल पार्टिकल में कण के अंदर सबसे पहले नंबर 1 प्रोटॉन। अब देखो ये जो मैं नाम लिख रहा हूं, हर एक नाम के बीच आप 2 लाइन खाली छोड़ना, क्योंकि आगे जैसे द्रव्यमान लिखेंगे या आवेश लिखेंगे ना, उनकी हम 3-3 लिखेंगे वैल्यू, तब आपको दिक्कत नहीं हो। प्रोटॉन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, फिर न्यूट्रॉन, और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के इलेक्ट्रॉन। अब देखो संकेत में प्रोटॉन को दर्शाने का तरीका क्या है, ऐसे P लिखते हैं ऐसे। और इसके अलावा P के अलावा
इसको एक तरह से और दर्शा सकते हैं, कैसे कि जैसे हाइड्रोजन है, इसको लिखने का तरीका क्या है, 1s1 ऐसे लिखते हो। और अगर इसका हम डायग्राम बनाए ना हाइड्रोजन का, तो यूं एक बीच में नाभिक, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर ऐसे काटते रहते हैं, ऐसे लिखते हैं हम। अब अगर मैं इसको H+ लिख दूं, H+ का मतलब ये यहां से हट गया, और अगर ये यहां से हट गया तो क्या बच गया, केवल नाभिक बच गया। और इस हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन, अब देखो H को दर्शाते हैं से 1 1, आगे हम अलग से करेंगे एलिमेंट दर्शाने का तरीका वगैरह, तो वहां पर हम देखेंगे कि नीचे वाली वैल्यू है ये हमेशा प्रोटॉन की संख्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू जो है ना ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का टोटल यानी योग होता है। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन की संख्या है, इसमें कितने प्रोटॉन है, एक है। और न्यूट्रॉन देखे ना, तो न्यूट्रॉन के अंदर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटानी है, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। और आवर्त सारणी का ऐसा एकमात्र एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता वो कौन सा है, हाइड्रोजन। अब मैंने H+ कर दिया, H+ करते ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें केवल एक प्रोटॉन बचा है, न्यूट्रॉन है नहीं, तो ये नाभिक, इसमें केवल एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन मतलब P लिखा हमने, तो इस प्रोटॉन को हम यूं भी कर सकते हैं, इसका मतलब H+ क्या है, ये भी एक प्रोटॉन ही है। इसको दर्शाने का तरीका, तो P भी लिख सकते हो, इसको H+ भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन को न्यूट्रल यानी N से लिखते हैं, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को E, या ऊपर कई बार इसके ऐसे माइनस लगा देते हैं, E- के रूप में। ये सबको जनरली पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दर्शाने का तरीका। अब देखो आवेश, चार्ज, और चार्ज में अगर डायरेक्ट आ जाए ना कि परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल में धनावेशित कण है, ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल यानी उदासीन कण कौन सा है, तो ये सबको पता है। प्रोटॉन क्या है, धनावेशित, क्या है, धनावेशित कण, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या लिखते हैं, ऐसे ऋणावेशित कण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, इसको लिखते हैं उदासीन, ये न्यूट्रल है, उदासीन कण है। अब देखो धनावेशित और ऋणावेशित ये दो मेन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि परमाणु विद्युतय होता है, यानी परमाणु इलेक्ट्रिकली होता क्या है, तो हम लिखते हैं कि परमाणु विद्युतय क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन का मतलब क्या होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन, यानी नेगेटिव चार्ज बराबर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तब उदासीन है, इसका अर्थ हुआ कि जितना चार्ज प्रोटॉन पर है उतना किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पर। केवल इनके चिन्ह के वो आपको चेंज करने हैं, तो जितना आवेश प्रोटॉन पर उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, केवल इसकी वैल्यू जो उसके आगे आपको चिन्ह चेंज करना है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जनरली क्या लिखते हैं कि 1.6 10⁻⁹ कूलाम लिखते हैं यूं। अगर इसमें लिखे प्रोटॉन का लिखेंगे ना तो यहाँ प्लस लगा देंगे बस, प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे इसको, ऐसे -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। सी मतलब कूलाम, ये माइनस लगाना, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन के आवेश में क्या इसको नेगेटिव लिखते हैं, प्रोटॉन के आवेश में इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। और इसके अलावा आवेश में इस वैल्यू के अलावा, अब देखो ये वैल्यू लगभग सबको याद रहती है, और इस वैल्यू के अलावा कई बार है ना इस मान को लिखते हैं ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के रूप में। और ESU वाली जो वैल्यू है ना आगे हमारे बार बार काम आएगी। आगे हम पढ़ेंगे ना कोवलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, वहां पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि सहसंयोजक कंपाउंड में कितना % आयनिक प्रॉपर्टी आती है, या आयनिक कंपाउंड में कितना % यानी कोवलेंट प्रॉपर्टी यानी सहसंयोजक गुण आता है। वहां लिखेंगे आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण और सहसंयोजक यौगिक में आयनिक गुण। तो सहसंयोजक यौगिक में आयनिक गुण निकालेंगे तब वहां पर हम दो फॉर्मूले काम में लेंगे, यानी कितने कोवलेंट कंपाउंड में कितने % आयनिक करेक्टर हैं। उसके लिए एक लिखेंगे हम हेनरी एंड स्मिथ का फॉर्मूला अलग से, और वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। दो परमाणुओं के बीच कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसके आधार पे हम निकालेंगे हेनरी स्मिथ के फॉर्मूले से % ऑफ आयनिक करेक्टर। इसी प्रकार से एक हम निकालेंगे द्विध्रुव गुण के आधार पे डाइपोल मोमेंट के आधार पे। और डाइपोल मोमेंट में वहां पर हम काम में लेंगे तब वहां पर हम एक ESU में मान रखेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश को, तो वहां पर हम ESU में वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी है और वो आगे हमारे आगे भी काम आएगी। अब देखो ESU में ये याद रखना है +4.8 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट,
ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये पॉइंट याद रखना है। और उदासीन तो है ही, इसके लिए 0। और ऋणावेशित में क्या हो जाएगा, यही पॉइंट है, -4.8 10⁻10 ESU हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन में तो उतना नेगेटिव और प्रोटॉन में उतना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू तो ये ध्यान रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव। प्रोटॉन में पॉजिटिव 1.6 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन में -1.6 10⁻19 कूलम। इसी प्रकार ESU में निकालें, प्रोटॉन के लिए +4.8 10⁻10 ESU, इसमें माइनस लिख देंगे, वैल्यू सेम वही रहेगी। और कई बार पूछ लेते हैं सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश में प्रोटॉन को लिखते हैं +1 से और इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे ऐसे -1 के द्वारा। ये जनरली है ना, इलेक्ट्रॉन को -1 मान लेते हैं, प्रोटॉन को +1 मान के भी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक तो आपको इनके चार्ज कितना है वो चार्ज आपको याद रखना है, और किस पे कितना चार्ज है ये आगे हमारे काम भी आएगा, ये वाली वैल्यू आगे हमारे काम भी आएगी। ये तो इस पर आवेश। फिर इन तीनों पर द्रव्यमान कितना है, कितना भारी है। और भारी में याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार है, इनका भार लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉइंटों के अंदर वैल्यूज के अंदर डिफरेंस है। और ये कहते हैं कि थोड़ा सा न्यूट्रॉन भारी होता है किससे, प्रोटॉन की तुलना में। अब कितना भारी है ये वैल्यू भी आगे काम आएगी, देखो ये याद रखना है, 1.672 10⁻24 यानी 24 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में चेंज करें ना, तो यानी क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 यानी 1000 का भाग देंगे, 1000 मतलब 10⁻3 का भाग देंगे, ऊपर जाएगी 10⁻−3 हो जाएगी। इसका मतलब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻−24 है, यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻27 हो जाएगा। तो यहाँ 72 10⁻27 किलोग्राम में हो गया, ये किलोग्राम में आ गया। और इसी प्रकार से अगर न्यूट्रॉन का निकालें तो न्यूट्रॉन के अंदर देखो थोड़ी सा चेंज करना है, यहाँ 72 है यहाँ 74 कर देंगे, बस इतना अंतर है, बाकी सेम कुछ चेंज नहीं करना। आगे घात वाली वैल्यू ये रहेगी, 74 हो गया बस, 10⁻24 ग्राम। और यहाँ 1.674 इंटू 10⁻27 ग्राम, ये किलोग्राम, ये याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा अलग है, और ये मूलभूत कणों में सबसे हल्का कण है। और जब हम कई बार है ना, या आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कोई भी नाभिक मिले या कोई भी नाभिक टूटे तो कितनी द्रव्यमान में क्षति हुई, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस अवस्था में आपको कोई भी क्वेश्चन लिखे तो उस क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख के देते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वहां नहीं मिलता। तो कहते हैं कि नाभिक का वेट निकालना या एटॉम का वेट निकालना हो, तब इलेक्ट्रॉन का जो भार है उसको लगभग नगण्य मान लेते हैं, बहुत कम है, नगण्य के बराबर है, ये कितना लिखेंगे। और आगे हमारे डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ेंगे, आगे वाली जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी एग्जाम के अंदर देते नहीं है। उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना है। और कौन सा द्रव्यमान, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, 9.1 10⁻28 ये ग्राम में। और इसको अगर किलोग्राम में चेंज करोगे ना तो आप किलोग्राम में चेंज कर सकते हो, 9.1 10⁻- कितना हो जाएगा, 31 किलोग्राम हो जाएगा, ये किलोग्राम में हो गया। तो ग्राम में -28, किलोग्राम में -31। और ये वैल्यू हमारे आगे काम आएगी, न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे ना तब हाँ ये वैल्यू हमारे बार बार काम आएगी। और कई बार न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी हुई नहीं होती, तब ये होता है कि बच्चे को ये आता है। अब देखो ये तो सबको याद है, और पीछे कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ ना, उस दौरान एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आ गया। अब देखो प्रश्न में क्या आया, क्या पूछा गया कि प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान कितना होता है, और वहां पर ये वैल्यू नहीं आई प्रोटॉन के द्रव्यमान में, वहां पर फिर इसकी वैल्यू को AMU में लिख दिया, AMU एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिखा है। और इसको आजकल यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड यूनिटी बोलते हैं। तो AMU में इसका मान याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में 1.007 याद रखना है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में याद रखना है। और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन के लिए सेम इसी तरह से वैल्यू थोड़ा चेंज करना, 1.008 करना बस, AMU एटॉमिक मास यूनिट,
ये वाली वैल्यू याद रखनी है। 1.008 AMU न्यूट्रॉन के लिए, 1.007 AMU प्रोटॉन के लिए। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए लिखे ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जनरल थोड़ी पढ़ लेना, 0.004 AMU। तो द्रव्यमान में ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो किलोग्राम वाली वैल्यू अधिकतर काम में लेते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में AMU वाला मान है ना, ये आगे बार बार काम में लेते हैं कई बार न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, तब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। और आवेश से आपको याद रखना है, इस पर प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन। तो इस टेबल में एक तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद इसके आते खोजकर्ता, किस कण की खोज किसके द्वारा की गई। अब देखो किस पार्टिकल की खोज में किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो हम अलग से इस टेबल के बाद लिखेंगे, मेन टॉपिक उन घटनाओं के। उससे पहले कि इनकी खोज किसके द्वारा की गई। और खोज में प्रोटॉन के अंदर किसका नाम आता है, किसका नाम आएगा, गोल्डस्टीन। किसका नाम आएगा प्रोटॉन में, गोल्डस्टीन का नाम आता है। लेकिन हमें एक नाम और याद रखना है, और कौन सा, ये नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम है ये, रदरफोर्ड। क्या नाम है ये, रदरफोर्ड का नाम भी आपको याद रखना है। कारण क्या है, कई बार छोटे एग्जाम जो होते हैं ना SSC वगैरह के, उनमें कई बार ये क्वेश्चन आ गया, हो सकता है अपने भी आ जाए। और प्रश्न में क्या आया कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, वहां पर गोल्डस्टीन का नाम लिखा हुआ नहीं आया। किसका नाम लिखा हुआ आया, रदरफोर्ड का नाम लिखा हुआ आ गया। अब देखो अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, तब भी आपको रदरफोर्ड का नाम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसका खोजकर्ता कौन है, इसका खोजकर्ता गोल्डस्टीन ही है। रदरफोर्ड ने तो केवल किया है 1911 में अपनी परमाणु संरचना के मॉडल में बताया था कि परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। 1911 तक केवल परमाणु में धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग ही ज्ञात थे, इसलिए मान लिया गया कि धनावेशित भाग यानी प्रोटॉन है। क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा बाद में की गई, इसीलिए वहां पर रदरफोर्ड का नाम आ गया। लेकिन वास्तविक खोजकर्ता कौन है इसका, गोल्डस्टीन। अब देखो याद क्या करना है आपको, अब देखो इस याद में एक तो गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। अगर एग्जाम में दोनों नाम आ जाए ना, कौन कैसा करना, हमें गोल्डस्टीन ही करना है। कई बार जनरली ये एग्जाम में लिखते नहीं गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड का नाम आ जाए, अन्य 3 नाम आ जाए, तब आपको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, रदरफोर्ड कर देना है। तब दोनों नाम याद रखने हैं। और वास्तविक खोजकर्ता कौन है इसका, गोल्डस्टीन है। फिर न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। किसका नाम आएगा, जेम्स चैडविक का नाम आएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता 1932 में। और फिर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता में किसका नाम आएगा, जे थॉमसन का नाम आएगा। किसका, जे थॉमसन के द्वारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। और ये नाम याद रखना है, जे थॉमसन। कई बार एग्जाम में है ना, कई कुछ वैज्ञानिकों के नाम ऐसे पर्टिकुलर नाम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई बार हम जैसे बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन है, तो हम क्या बोलते हैं कि जे थॉमसन। थॉमसन बहुत कम बोलते हैं। तो जैसे पीछे एग्जाम में है ना, एक एग्जाम के अंदर साइंस के मेथड में एक प्रश्न आ गया था। तो साइंस के मेथड में है ना, पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है, स्किल है, उन स्किल में एक मेथड है जिसको बोलते हैं खोज विधि, या बोलते ह्यूरिस्टिक मेथड, या अनुसंधान विधि बोलते हैं। और वहां पर क्वेश्चन क्या आ गया कि अनुसंधान विधि यानी खोज विधि है, खोज विधि, इसके जनक कौन है। अब सबने याद किया कि अनुसंधान विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है इसका जनक, आर्मस्ट्रॉन्ग। और वहां क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या आ गया, ये 4 ऑप्शन आ गए ऐसे, HA आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे HE आर्मस्ट्रॉन्ग, HK ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, HP ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे सारे आर्मस्ट्रॉन्ग है चारों। और चारों के आगे वाले नाम अलग कर दिए। सबने आर्मस्ट्रॉन्ग याद किया, अब क्या करें, सब आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया, अब कौन सा करें। उसका पूरा नाम क्या है, HE आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग याद करने से पूरा काम चला नहीं, आगे वाला मान भी। कई बार पूछ लेते हैं जे थॉमसन, JP थॉमसन, JK थॉमसन, कुछ भी लिख दे ऐसे, तो ये आपको याद रखना है क्या है, जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। ये तो क्या है, आपको एक टेबल थोड़ी सी याद रखनी है। इन फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन से बातें याद रखनी है, आवेश है, इनका द्रव्यमान है, और इनके
खोजकर्ता आपको याद रखने फंडामेंटल पार्टिकल में, ये 3 चीजें। अब देखो यहां पर इन फंडामेंटल पार्टिकल में इस टेबल के अलावा कौन कौन सी बातें याद रखनी है, वो उनको थोड़ा सा आपको नोट कराता हूं। अब देखो यहां पर इस टेबल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो इस खोज के दौरान कौन से एक्सपेरिमेंट हुए और किसको काम में लिया गया, और जब एक्सपेरिमेंट हुए उन एक्सपेरिमेंट में हमें पूरा राम कहानी याद नहीं करनी है, उस एक्सपेरिमेंट में मेन मेन चीजें क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया बातें कौन सी है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, उन बातों को हमें इसी टेबल के बाद थोड़ा सा अलग से लिखना है। और इन बातों के अंदर क्या है, एक तो सबसे पहले कि जब प्रोटॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसमें सबसे पहले जो है ना एक वैज्ञानिक जिसका नाम था विलियम क्रुक्स, एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक जिसका नाम विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स। और इस विलियम क्रुक्स ने इस प्रकार की एक नली काम में ली, इस तरह से एक ट्यूब है और ये जैसे कांच की बनी हुई एक ट्यूब है जिसके नीचे इस तरह से एक वाल्व लगा इसके, जहां से इसको गैस निकाल के निर्वात कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा दिए, यूं इलेक्ट्रोड लगा दिए, इधर भी क्या लगा दिया, इस टाइप से इलेक्ट्रोड लगा दिया, यूं इलेक्ट्रोड लग गया। इलेक्ट्रोड लगा के इस ट्यूब को, इलेक्ट्रोड वाले भाग को लाइट से जोड़ दिया यूं इस तरह से। और आप फिजिक्स में पढ़ते हो, 10वीं 12वीं पढ़ा है, इस तरह से लाइट सेल दर्शाए ना, तो सेल में बड़ी वाली लाइन प्लस को, छोटी वाली लाइन क्या है ऐसे माइनस से लिखते हैं। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी सोर्स जो है उसका प्लस वाला भाग जिस इलेक्ट्रोड से जुड़े उसको बोलते हैं प्लस वाला इलेक्ट्रोड यानी एनोड, इसको बोलते हैं एनोड। और जिस इलेक्ट्रिसिटी का माइनस वाले जो एंड है वो जुड़े जिस इलेक्ट्रोड से उसको बोलते हैं कैथोड वाला इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड है ये। और क्या किया, विलियम क्रुक्स ने इस प्रकार की एक कांच की नली काम में ली और इस नली का नाम क्या रखा, विसर्जन नलिका। क्या नाम है इसका नाम, विसर्जन नलिका, डिस्चार्जिंग ट्यूब। अब इसका नाम डिस्चार्जिंग ट्यूब क्यों है देखेंगे। अब देखो याद क्या रखना है, इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में विलियम क्रुक्स ने क्या किया, इसमें से गैस को निकाल कर लगभग इसमें निर्वासा कर दिया और अंदर दाब बहुत कम कर दिया। तो याद रखना है प्रेशर जो है ना डिस्चार्जिंग ट्यूब में, इस प्रेशर का मान 10⁻⁻2 से 10⁻3 mmHg कर दिया। कितना, 10⁻2 से 10⁻3 mmHg इसका दाब, यानी बहुत ही कम दाब कर दिया। 10⁻2 मतलब 0.001, 10⁻3 मतलब 0.00 ऐसे 1, तो यानी 10⁻2 से 10⁻3 इतना कम दाब कर दिया। दाब करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाई गई और विद्युत जो लगाई गई ना उसकी वैल्यू है वो 10,000 वोल्ट, यानी 10 इस तरह से 4, यानी 10,000 वोल्ट। और आप देखते हो घरों में लाइट जो आती है ना वो क्या है, लगभग 220 से 240 वोल्ट आती है। और देखो 220 वोल्ट में अगर हम अंगुली लगा दे कितना जोर से झटका लगता है। अगर वही लाइट 10,000 वोल्ट, और हम जनरली कहते हैं ना कि ये 11,000 की लाइन है, ये 20,000 की लाइन है, 11,000 की लाइन है, उसमें से कई बार सूं आवाज आती रहती है और हम घर वाले कैसे बच्चों को बोलते पास मत जाना, आपको पास में खींच लेगी। तो मतलब, और या बरसात के दौरान उसके नीचे से निकलो, आप उसके पास से निकलो तो थोड़े ऐसे रोंग से खड़े होते हैं। तो कारण क्या है, इतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और उतनी अधिक यानी 10,000 वोल्ट इतनी लाइट इस इलेक्ट्रिक यानी इस डिस्चार्जिंग ट्यूब में पास की गई। पास करने से फिर क्या कहा विलियम क्रुक्स ने, जब ये लाइट पास करते तब क्या है, इस पूरी डिस्चार्जिंग ट्यूब में एक चमक उत्पन्न होती है, लाइटिंग। डिस्चार्जिंग मतलब कि जैसे कई बार देखते हो खंभे के ऊपर, जैसे अगर जैसे तार वगैरह लूज हो और बारिश के दौरान देखते हो आप उसमें थोड़े अंगारे से निकलते रहते हैं, ऐसे स्पार्किंग होती रहती है, उस प्रकार की घटना हुई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ट्यूब या विसर्जन नलिका, इसमें विसर्जन वाली क्रिया होती है। और विलियम क्रुक्स ने कहा इस विसर्जन क्रिया के दौरान कैथोड वाले भाग से कुछ किरणें निकलती है ऐसे इस तरह से, और कैथोड वाले भाग से किरणें निकल के किधर जा रही है, ये एनोड की तरफ गति करती है ऐसे, एनोड की तरफ गति कर रही है।
और इन्हीं कैथोड से निकलने वाली किरणों को विलियम क्रुक्स ने क्या कहा? कैथोड किरणें कहा। क्या नाम रखा? कैथोड किरणें। यहां पर हमें एक पॉइंट याद रखना है। याद रखना है कौन सा? कि कैथोड किरणों के खोजकर्ता कौन है? विलियम क्रुक्स। और बाद में इन्हीं कैथोड किरणों के बारे में जे थॉमसन ने क्या कहा? ये कैथोड किरणें जो है ये क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश। तो जिनको इलेक्ट्रॉन बाद में स्टोनी के द्वारा बताया गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, यानी इलेक्ट्रॉन थे। इसलिए जे थॉमसन का नाम किस में आता है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता में। तो उसने जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है जिन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव यानी ऋणावेश होता है। और फिर इसी प्रयोग को बाद में गोल्डस्टीन जो है, इस गोल्डस्टीन के द्वारा गोल्डस्टीन ने इसी प्रयोग को दर्शाया और उसने कहा कि कैथोड से जो किरणें निकलती है साथ में एनोड से भी कुछ किरणें निकलती है जो कैथोड की तरफ गति करती है। और इन्हीं किरणों को गोल्डस्टीन ने कहा, इसी कैथोड और एनोड के नाम के आधार पे इसको कहा एनोड किरणें। एनोड किरणें, या इसको बोलते हैं, एक नाम पेपर के अंदर आता है, ये नाम आता है केनाल किरणें। क्या बोलते हैं इनको? केनाल किरण या एनोड किरणें कहा जाता है। किसने कहा? गोल्डस्टीन ने। और फिर इसी गोल्डस्टीन ने कहा कि ये एनोड किरणें जो एनोड से निकल कैथोड की तरफ जा रही है, ये किरणें भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है जिन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज कणों को बाद में रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन नाम दिया गया। खोजकर्ता कौन हुआ इसका? गोल्डस्टीन। ये नामकरण किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। यहाँ इस विसर्जन नलिका जो है, इस विसर्जन नलिका में आपको मेन 5-4 बातें याद रखनी है। जो इसके अंदर कौन सी है वो आप लिख सकते हो। अब देखो 5-4 बातों में क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? कि कैथोड किरणों के खोजकर्ता कौन है? तब क्या लिखोगे? विलियम क्रुक्स है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कि प्रयोग में विसर्जन नलिका का उपयोग, और विसर्जन नलिका में कितना दाब मेंटेन किया गया? 10⁻⁻2 से 10⁻³ mm Hg, इतना दाब इसमें मेंटेन किया गया। फिर अगला पॉइंट क्या लिखना है? कि कैथोड से निकलने वाली किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरणें। खोजकर्ता विलियम क्रुक्स। फिर अगला लिखना है एनोड किरणों के खोजकर्ता, या कहते हैं केनाल किरणों के खोजकर्ता है। तब किसका लिखना है? गोल्डस्टीन का नाम आ जाएगा। तो एनोड किरणें या केनाल किरणों के खोजकर्ता। फिर एक पॉइंट क्या लिखोगे? विसर्जन नलिका के लिए विद्युत विभव या कितनी पावर दी गई? तो विद्युत की मात्रा 10,000 वोल्ट प्रवाहित गई। ये आपको पॉइंट है। विसर्जन नलिका में आपको इस तरह से ये 5-4 मेन पॉइंट आपको याद रखनी है इसके एक्सपेरिमेंट में। बाकी उल्टा पुल्टा कितना लिख लो चाहिए, एग्जाम के हिसाब से कचरा याद नहीं करना। एग्जाम ओरिएंटेड वही पॉइंट याद करने जो एग्जाम में पूछते हैं, और हमें एग्जाम में इन पॉइंटों के अलावा कोई भी कुछ पूछेंगे नहीं आपसे, ये गारंटी है। ये आप आराम से इतने पॉइंट है इसको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो इसके बाद, इन पॉइंटों के बाद फिर आपको 2-3 और पॉइंट याद करने हैं। और 2-3 पॉइंटों में एक तो आप लिख लो कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसके द्वारा किया गया। एक तो आप लिखो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा? तब याद रखना है स्टोनी के द्वारा। एक पॉइंट लिखना आपको इलेक्ट्रॉन का नामकरण। इलेक्ट्रॉन का नामकरण तो किसका नाम आएगा? लिख लो स्टोनी। स्टोनी लिखना आपको। फिर एक लिखना आपको प्रोटॉन का नामकरण। प्रोटॉन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? लिखना है रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का नामकरण किया गया। फिर इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 10⁻⁻19 कूलम लिखा है हमने। तो इतना आवेश किसके द्वारा निकाला गया और कौन सा मेथड काम में लिया, वो याद रखना है। बाकी मेथड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें एग्जाम में कुछ नहीं पूछते। आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना के दौरान किस विधि को काम में लिया गया। तब आपको यहां रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर, आप लिख सकते हो, लिखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना। तब याद रखना है इस वैज्ञानिक का नाम आर ए मिल्लिकन। याद रखना, मिल्लिकन है ये, मूल्लिकन नहीं है। आर ए मिल्लिकन, आर ए मिल्लिकन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की गई। और फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है, इसके लिए विधि कौन सी काम में ली। तो एक पॉइंट ये लिखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना के लिए विधि। तब याद रखना है ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड, या क्या कहते हैं, तेल बूंद मापी विधि। क्या लिखेंगे, तेल बूंद मापी विधि का उपयोग किया गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना के लिए। तो ये आपको 3 पॉइंट आपको अलग से याद रखने हैं ये, कि इन मूलभूत कणों में कौन कौन से, एक तो टेबल याद रखनी है, उसके बाद डिस्चार्जिंग ट्यूब वाली आपको घटना याद रखनी है, उसके बाद इन 3 मूलभूत कणों में ये 3 पॉइंट आपको अलग से याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का नामकरण, प्रोटॉन का नामकरण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, और गणना के लिए कौन सी विधि काम में लेगी। 3 पॉइंट ये। अब देखो इन मूलभूत कणों में फिर यहां एक पॉइंट अलग से इलेक्ट्रॉन के लिए और एक पॉइंट है सभी कणों के लिए। अब देखो उस पॉइंट में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को रटते हैं, रटते हैं तो वो भूल जाते हैं। रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आपको याद रखना है, कई बार है ना पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम या 10 की पावर -28 ग्राम में हो जाएगा। ये कई बार पूछ लेते हैं कि गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। वो तो स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम या 9.1 10 की पावर -28 ग्राम, वो तो स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यदि गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और उस फॉर्मूले पे एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और प्रश्न क्या आता है कि यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अब देखो कैसे क्या करेंगे, गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यह हमें निकालना है। गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तब इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, ये एम ई मतलब स्थिर, एम मतलब मास, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या है, स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस या वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और इस पूरी राशि जो है ना, इस पूरी राशि को अंडरवुड कर देंगे इसे, इस राशि को। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का। अब देखो v तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और c यहां पर क्या है, प्रकाश का वेग है। अब कई बार पूछ लेते हैं, क्या लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का वेग किसके बराबर कर दिया, प्रकाश के वेग के बराबर है, प्रकाश के वेग के बराबर है। तब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन का वेग v प्रकाश के वेग c के बराबर हो जाए, इसका उन दोनों का मान बराबर, यानी ये 1 ये भी 1, अगर ये 2 ये भी 2, अगर ये 10 ये भी 10, और अगर दोनों राशि बराबर है तो डिवाइड करें, उत्तर क्या आएगा 1, और पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होती है, 1 में से 1 डिवाइड किया, इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा 0, पूरा यहाँ मान क्या 0 आ जाएगा। और 0 में फिर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में 0, तो किसी राशि में कोई भी राशि हो यहाँ और उसमें आप 0 का भाग दो, उत्तर क्या आएगा अनंत। याद रखना ये, तब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें आपको याद रखना है अगर इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए तब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
ये नीचे राशि लिख के और ये गतिमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक तो ये गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश के वेग के बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। अब देखो इससे मूलभूत कणों में फिर एक पॉइंट और याद रखना है, और वो पॉइंट कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ये तो सबको पता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये आप लिख लोगे। लेकिन अगर कह दे इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान बताओ, स्पेसिफिक चार्ज। अब देखो विशिष्ट आवेश जहां नाम आ जाए ना ऐसे, ये विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, तब आप क्या करोगे, विशिष्ट आवेश में आप फॉर्मूला याद रखेंगे। सभी के लिए वैल्यू याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, फॉर्मूला याद कर लो बस एक। विशिष्ट आवेश निकालना हो अगर किसी भी कण का, तब क्या करेंगे, अब यूं विशिष्ट आवेश के लिए किसी, जिस कण का आप विशिष्ट आवेश निकाल रहे हो उसके लिए, तो किसी कण का आवेश बटे कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी इसको लिख दें शॉर्ट में, क्या लिखोगे, E/m, आवेश बटे द्रव्यमान। तो जिस कण का विशिष्ट आवेश निकालना हो उसके आवेश में आप द्रव्यमान का दे दो भाग, तो E/m इस अनुपात को बोलते हैं विशिष्ट आवेश। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉन का बताओ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान होता है। अब ये वैल्यू आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ऐसे -1.6 × 10⁻19 कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। अब द्रव्यमान आप ग्राम में भी कर सकते हो और किलोग्राम के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे -28, ये तो क्या है, ग्राम में। और अगर ये वैल्यू पूरी गुणा भाग करें, -28 ऊपर जाएंगे +28, +28 -19 कितना रह गए, प्लस के कितने रह गए, एक तो ये 20 और 8 9, यानी प्लस के क्या रह गए, 9 रह गए, प्लस के 9। और अगर मैं प्लस के 9 ना करके इसको प्लस का 8 कर दूं, यहाँ टोटल ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब यूं कर सकते हैं -16 बटे 9.1 × 10⁻, कितना हो गया, 8। यहाँ ना कि 28 ऊपर गया तो प्लस के 28 कट गए तो कितने बच गए, या 9, 2 के बाद 19 के बाद एक 20 और 8, यानी 8 है और एक 9 हो गए। और 9 अगर इसको 16 कर दिया तो यहाँ 8 बच गए, तो 8 और 16 में आप 9.1 का भाग दो, लगभग क्या आएगा 1.7 ऐसे × 10⁸। यहाँ वैल्यू है ना, अगर कहीं पर आप माइनस नहीं मिले लिखा हुआ, जनरली कई बार प्लस लिख देते हैं सीधा ही, तो प्लस वाले कर देते हैं, माइनस आए तो आपको माइनस ही करना है। यहाँ अब देखो इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम बट्टे क्या होगी, ग्राम। और अगर इसको किलोग्राम में आ जाए नीचे मानिए, अगर किलोग्राम में लिखा हो ना, तब यहाँ 10⁻ क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा। -31 होते 28, 31 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है, यहाँ राशि के अंदर भी 3 का अंतर आ जाएगा। किलोग्राम में लिखोगे ना तो -1.7 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम हो जाएगा, गुलाम प्रति किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है, विशिष्ट आवेश का मान आ गया। तो किसी भी कण का अगर आपको विशिष्ट आवेश निकालना हो तब क्या करेंगे, उसके आवेश में क्या करेंगे, कण के द्रव्यमान का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो उसका क्या विशिष्ट आवेश आपके सामने आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, E/m। प्रोटॉन का निकालना हो, यदि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश बताओ, प्रोटॉन का बताओ, ऐसे आ जाए, तब क्या करेंगे, प्रोटॉन का आवेश इतना ही 1.6 10⁻19 गुलाम प्लस में आ जाएगा, बट्टे नीचे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 10⁻24 ग्राम में -27 किलोग्राम में रख के डिवाइड करके आप उत्तर निकाल लो, उतना गुलाम प्रति ग्राम या गुलाम प्रति किलोग्राम आ जाएगा। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो, किसी का भी निकाल सकते हो आप विशिष्ट आवेश का मान। तो किसी कण का विशिष्ट आवेश यानी किसी कण पर आवेश बटे उस कण का द्रव्यमान, इन दोनों का अनुपात कहलाएगा, उस कण का क्या है, विशिष्ट आवेश कहलाएगा। ये तो है हमारे क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। अब इन फंडामेंटल पार्टिकल जो है ना, इनके अंदर हमने 3 कण किए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
हमने इन तीनों की टेबल बनाई है जो आपको जनरली याद रखनी है। टेबल में से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हल्के फुल्के प्रश्न पूछते हैं और याद होते हुए गलत हो जाते हैं। जनरली हम उस पर क्या रीडिंग लगाते हैं, आराम से सीरियस रीडिंग नहीं लगाते। और फिर इन फंडामेंटल पार्टिकल की खोज हुई, तब उसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो 4-5 महीने बातें बताइए। और फिर इन कणों के लिए विशिष्ट आवेश का मान निकालना और एक गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला। और इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। वो आपको पीछे मैंने बताया है, वो आपको थोड़ा अलग से नोट करना है। तो ये विशिष्ट आवेश के लिए आप क्या है, ये पूरा उतार लो ये वाला। किसी भी कण का विशिष्ट आवेश निकालना हो, फिर इलेक्ट्रॉन का निकाल को, और इसी प्रकार से क्या प्रोटॉन का आप खुद निकाल के देखो, इसी तरह से निकालना है, निकाल के आप उत्तर निकाल सकते हो। ये तो है फंडामेंटल पार्टिकल हो गए 3, ठीक है ना। इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा आपको फिर 4 पार्टिकल और याद रखने, फिर हमारा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। और 4 कण कौन से हैं देखो, जल्दी से कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा है बस। अब फंडामेंटल पार्टिकल 3 के अलावा 4 कण कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। और जनरली क्या है, कोई भी क्लास हो कहीं पर भी आप पढ़ोगे ना, तो उनमें आपको फंडामेंटल पार्टिकल में आपको 3 ये पार्टिकल ही मिलेंगे बस। इन 3 की जहां बात आए वहां पर फिर 4 अन्य कण की भी बात आती है, और वो भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। पेपर में पूछ लेना तो जनरली इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, आपको आना भी चाहिए। और पेपर में आजकल क्या है, सिलेबस न पूछकर सिलेबस से रिलेटेड चीजें वो ज्यादा पूछते हैं। और अभी जो मैं आपको फंडामेंटल पार्टिकल के 3 पार्टिकल के अलावा 4 पार्टिकल और बता रहा हूं, ये आपको जनरली कहीं पर भी वीडियो वगैरह में या अन्य टीचर के द्वारा बताए नहीं जाएंगी। अब देखो इन 4 पार्टिकल में 3 तो फंडामेंटल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें, 3 कण तो इनके जस्ट उल्टे, प्रोटॉन का उल्टा न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का उल्टा, और एक अलग कण है सबके, सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद एक अलग कण, टोटल 4 कण है। अब इनके लिए मैं टेबल बना रहा हूं, वो टेबल आप थोड़ी पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं करना। अब 4 कणों में देखो, ये लिख दूं मैं पार्टिकल, कण कौन सा है, कण। दूसरा, उसको दर्शाने का संकेत या तरीका क्या है, वो तरीका देखें, ठीक है ना। और किसका प्रतिकण है, यानी किसका एंटी पार्टिकल है वो लिखना है, या किसका प्रतिकण है। हम एंटी पार्टिकल कर रहे हैं, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एग्जाम बहुत बार पूछा गया इलेक्ट्रॉन का, तो किसका प्रतिकण वो लिखना है। और फिर इस पे चार्ज क्या है, चार्ज, और फिर इसके खोजकर्ता कौन है, किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई, तो खोजकर्ता। ये 4-5 बातें हमें याद रखनी है। अब देखो कण में 4 कण कौन कौन से, पहला नंबर 1 प्रोटॉन का उल्टा क्या होगा, क्या लिखेंगे, एंटी प्रोटॉन। बोलते हो ना ये हमारे एंटी में है, एंटी मतलब ये हमारे विरोध में है, हमारे हम जो कर रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है, तो मतलब प्रोटॉन का उल्टा, तो क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। संकेत क्या लिखेंगे, प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, इसको लिखते हैं पी माइनस से, पी माइनस से लिख देंगे। अब किसका प्रतिकरण है ये, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है ये, प्रोटॉन का उल्टा। आवेश, अब देखो सब कुछ प्रोटॉन के बराबर, मतलब इसका द्रव्यमान वगैरह सब कुछ प्रोटॉन है के बराबर है, केवल एक चीज अलग है, वो कौन सा है, आवेश। तो आवेश इसका क्या होगा, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। तो एंटी प्रोटॉन पर आवेश होता है, तब क्या लिखोगे, ऋणावेश होता है। और इसका खोजकर्ता याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता कौन है इसका, फेगरे, कौन है, फेगरे, आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद एंटी प्रोटॉन में तो प्रोटॉन का उल्टा कण, या पूछ ले प्रोटॉन का विपरीत कण कौन सा है, या प्रतिकण कौन सा है, तब एंटी प्रोटॉन। या प्रोटॉन के प्रतिकण पर आवेश का मान कितना होता है, तब ऋणावेश का होता है, याद रखना है। दूसरा एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, और इसका एक नाम और है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एंटी प्रो इलेक्ट्रॉन का यही नाम आता है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिट्रॉन। और पेपर में ये कई बार आ गया ये, और क्वेश्चन क्या आएगा, हिंदी में लिखा हुआ आएगा, तब ऐसे लिखा हुआ आएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तब 4 नाम लिखे हुए आएंगे, उनमें एक नाम लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल,
या इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे दर्शाने का तरीका ई माइनस था, इस पे क्या होगा ई प्लस, इलेक्ट्रॉन का उल्टा आवेश, सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बराबर, केवल चार्ज अलग। इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस दर्शाते हैं, इसको बीटा प्लस से भी दर्शा सकते हैं इसे। और किसका विपरीत कण है ये इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। आवेश का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पे क्या होगा प्लस धनावेश। और खोजकर्ता याद रखना इसका कौन है, एंडरसन का खोजकर्ता कौन है, एंडरसन याद रखना है। फिर एक याद रखना है आपको, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इसको दर्शाते हैं एन से, ये से न्यूट्रिनो। और अब देखो सब कुछ न्यूट्रॉन के समान है, केवल अब न्यूट्रॉन पे चार्ज तो है नहीं, उल्टा कैसे करें, तो केवल इसमें क्या है, इसका स्पिन न्यूट्रॉन के उल्टा होता है, स्पिन चक्रण। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन के विपरीत चक्रण, ये लिखना आपको, न्यूट्रॉन के विपरीत चक्रण होता है स्पिन। चार्ज वही 0 है। खोजकर्ता लिखना पोलिंग, या कई बार लिखा आता है कॉर्क, कॉर्क भी लिखा आता है, ये ज्यादा पूछते नहीं है। ये दो मेन तो ये सेग्रे एंटीप्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का एंडरसन। और एक लास्ट चौथा कण फंडामेंटल पार्टिकल, 3 के अलावा 4 कण ये पढ़ रहे हैं, इनमें 3 तो हो गए, चौथा एक कण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेसोन। ये नाम बहुत अच्छा सुंदर सा नाम है, मेसोन। और इसको दर्शाने का तरीका, इसको पाई से भी लिखते हैं और म्यू से भी, अलग अलग होते हैं, पाई मेसोन, म्यू मेसोन। और एकमात्र ऐसा कण जिस पर सभी प्रकार के आवेश हो सकते हैं। अब ये क्या है, धनावेशित भी हो सकता है। अब ये एंटी पार्टिकल नहीं है, ध्यान रखना ये किसी का, ये क्या है, धनावेशित भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहां लिख लो आप एंटी पार्टिकल की जगह, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और ये 0 चार्ज भी हो सकता है। ऐसा कण जिस पर सभी प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्या बोलते हैं इसको, मेसोन। और इस पर आवेश का मान यहाँ ये लिखना है, इसकी जगह यहाँ आवेश का मान। और किसका प्रतिकरण है, किसके प्रतिकरण नहीं, खुद ही कण है, ये आवेश यहाँ लिख लेना। और इसके बाद खोजकर्ता कौन है, ये खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट, इसका युकावा, खोजकर्ता कौन है इसका, युकावा याद रखना, ये मेसोन का खोजकर्ता युकावा। और इसका द्रव्यमान जो है ना, ये थोड़ा अलग से लिख लेना आप मेसोन में, इसका द्रव्यमान। अब देखो एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान तो प्रोटॉन के बराबर, एंटी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर, न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन के समान ही है। लेकिन मेसोन का द्रव्यमान जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना होता है, ये पॉइंट याद रखना आपको। मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना होता है, आप अलग से नीचे उतार लेना इसको, मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना है। और आप पढ़ते हो कि परमाणु में नाभिक, नाभिक पर धनावेश, धनावेश किससे है, प्रोटॉन के कारण, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन क्या है प्लस। अब प्रोटॉन प्लस है, प्लस चार्ज प्रोटॉन से आया है। अब नाभिक में से बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन पास पास आ जाएंगे तो प्लस प्लस के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, तो दूर दूर प्रतिकर्षित करेगा, नाभिक टुकड़ों में टूट जाएगा, नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थायी। लेकिन नाभिक स्थायी होता है, तो उस नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण, नाभिक को स्थायी रखने का काम कौन करता है, ये मेसोन पार्टिकल करता है। तो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण कौन सा है, मेसोन होता है। ये भी आपको अलग से एक पॉइंट याद रखना है। तो ये आप एक टेबल उतार लो, और इस टेबल में जो चीजें रखी है, लिखी हुई है ना सारी, ये आपको अलग से याद कर लिए। ये फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा ये 4 कण और भी है जो आपको थोड़े से ध्यान में नजर में रखने हैं, कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये यहां तक तो हमारे परमाणु संरचना में एटम है क्या, एटम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है। फिर हमने एटॉमिक थ्योरी के बाद, एटम सिद्धांत के बाद हमने कहा कि एटम ने कहा कि कण है परमाणु जिसको तोड़ नहीं सकते। फिर हमने कहा कि इसको तोड़ दिया हमने, छोटे कणों से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, जिनको बोलते हैं परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल। फिर हमने फंडामेंटल 3 पार्टिकल है, उनकी हमने क्या किया, फिर एक टेबल बनाई है, उसमें क्या क्या याद रखना है वो। उसकी डिस्कवरी के बाद में हमने
क्या क्या चीजें की है वो की है। और उसके बाद फिर हमने इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा कौन कौन से कण आपको याद रखने हैं, वो थोड़ा आप अलग से आपको 4 कणों के बारे में और याद रखना है। और फिर एक अलग से एक पॉइंट और नोट कर लो। और पॉइंट क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल जो है ना, उन फंडामेंटल पार्टिकल में कई बार पूछ लेते हैं सबसे अस्थायी कण कौन सा है। फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। उन तीनों में अस्थायी यानी अनस्टेबल पार्टिकल कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। याद रखना ये, आप याद ऐसे रख लो, जहां अस्थायी का नाम आए ना वहां 2 ही कणों के नाम आएंगे। न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, मेसोन अस्थायी होता है, बाकी अस्थायी नहीं होता। तो यानी अनस्टेबल पार्टिकल में मेसोन और न्यूट्रॉन का नाम आता है। अगर आ जाए फंडामेंटल पार्टिकल में, मूलभूत कणों में अस्थायी कौन सा है, तब किसका नाम आएगा, न्यूट्रॉन का नाम आएगा। अगर दोनों आ जाए अस्थायी कण कौन से, दोनों हो जाएंगे, मेसोन और न्यूट्रॉन दोनों अस्थायी कण हो जाएंगे। फंडामेंटल में केवल न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, मूलभूत कण नहीं है, ये नाभिक का अन्य कण है। तो ये क्या है, लिख लेना, ये मूलभूत कणों में सबसे अस्थायी कण है, तब लिख लो न्यूट्रॉन। ये तो है हमारे परमाणु संरचना के फंडामेंटल पार्टिकल या मूलभूत कणों के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। ये चीजें आपको फंडामेंटल पार्टिकल में इतनी बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम क्या है, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तत्व होता क्या है। उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए